गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो पीरियोडिक टेस्ट 2 है 2025 से लेकर 2026 का एक रियल पेपर आपके सामने शो करने वाली हूँ। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एज यू नो दैट आपका टोटल 40 मार्क्स का पेपर है एंड टाइम 130 आवर्स का है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये पूरा रियल पेपर है, सो उसको एक साथ बैठ के हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ ओड प्लस ओड इज। पैरिटी हमने पढ़ा था। पैरिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ का कोई हमारा सोल्यूशन है, किसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो दो टाइप में आता है, या तो ओड में आता है या इवन में आता है। ठीक है, ये दोनों ही हमारी क्या होती हैं? पैरिटी होती है कि जो भी कोई भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है या तो वो ओड आएगा या इवन आएगा, इस चीज़ को हम पैरिटी कहते हैं। ठीक है, सो हमसे पूछा है कि ओड प्लस ओड क्या होता है। ओड प्लस ओड क्या होता है? तो चाहो तो आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से याद कर सकते हैं। लाइक ओड में हम लेते हैं 5 ओड है प्लस 3 भी एक ओड है। आंसर क्या आया? 8 आया, इवन आया। ऐसे आप ले सकते हैं 1 प्लस 7 दोनों ओड है, इनको आप ऐड करोगे 8 आया, इवन आया। विच मीन्स ओड प्लस ओड इज ऑलवेज इवन। ठीक है, ओड प्लस ओड हमेशा क्या होता है? इवन होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑलवेज इवन। क्वेश्चन सेकंड पे मूव होते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ। यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी गई है और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जितने मैंने सैम्पल पेपर कराया उसमें आपको रिपीट होता दिखा हुआ है, फर्स्ट भी रिपीट हुआ है। ठीक है, सो रेक्टेंगल एक स्क्वायर कब बनेगा? मतलब हमें कोई ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी इन दोनों के डिफरेंस में निकालनी है जो रेक्टेंगल में ना हो, जो स्क्वायर में ना हो। मतलब हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक निकालनी है जो दोनों में रेक्टेंगल हमें किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी में बतानी है। जैसे ऑप्शन ही दे रखा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल दोनों में बाइसेक्ट करते हैं ना, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसे तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, ईच एंगल इज राइट एंगल। हर एक एंगल एक राइट एंगल होता है, तो ये तो राइट एंगल दोनों में होता है। ठीक है, कि स्क्वायर में भी आपके जैसे स्क्वायर है ये, जस्ट अ मिनट, जैसे स्क्वायर है तो उसके हर एक कोने 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल का भी यही चीज़ है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये तो सेम हुआ। ऑप्शन सी है, डायगोनल आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। डायगोनल 90 डिग्री पर होते हैं। सो यस, ये प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये स्क्वायर था हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल था। ठीक है, सो स्क्वायर में देखें तो डायगोनल इसके बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर को ये 2 हाफ्स में कर पा रहे हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम देखें रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में हमेशा आपका नेसेसरी नहीं होता। मतलब रेक्टेंगल पे आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते, बिकॉज उनकी लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि डायगोनल 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जो कि होगा नहीं, सो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, व्हाट इज द डिजिटल रूट ऑफ दिस गिवन नंबर। इस नंबर का डिजिटल रूट क्या होगा? डिजिटल रूट भी आपको निकालने आने चाहिए। बस सिंपल सा है, आपको जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को जब तक सम करते जाना है जब तक कोई एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या पे दे रखा है? 4। ठीक है, सो 4 + 8 12, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 22। 22 का आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 4 आ गया, सिंगल डिजिट आ गया, दैट मीन्स 4 इसका डिजिटल रूट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका डिजिटल रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, दिस स्टेटमेंट इज। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, या नन ऑफ दीज है। कोई नंबर ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए, हम ले लेते हैं 24। 24 12 से डिविजिबल है, यस। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स 12। 12 के जितने फैक्टर्स है, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से, पहले तो हम ये लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सभी इसके फैक्टर्स हैं।
अब हम एक से वन चेक करते हैं, 124 को डिवाइड कर रहा है यस, 224 को डिवाइड कर रहा है यस, 324 को डिवाइड कर रहा है यस, 4 भी डिवाइड कर पा रहा है, 6 भी एंड 12 भी कर पा रहा है। सो ये हमेशा ही ट्रू होता है, ये 12 के साथ ही नहीं है। अगर आप कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो पा रहा है, मान लेते हैं कि x किसी नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, तो x के जितने ही फैक्टर्स हैं वो उस नंबर को डिवाइड कर पाएगा। ये स्टेटमेंट हर नंबर के लिए ट्रू होता है, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि 12 के लिए आपके पास 13 भी लिख कर आ सकता है। सो ये हमेशा, ये हर नंबर के साथ ट्रू होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। इसका एग्जांपल लेते हैं, 7 से हम ले लेते हैं 14 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखा है देन इट इज़ डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। 7 की तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, 10 से भी ज़्यादा होंगे, 7 इंटू 11 होगा, फिर 7 इंटू 1 8 0 5 4 भी होगा, वो भी उसका मल्टीपल है। तो जैसे 14 है वो 7 का मल्टीपल है, 63 भी 7 का मल्टीपल है। क्या 63 14 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं। बट अगर हम 7 को देखें, 7 भी 7 का मल्टीपल है, 7 7 को डिवाइड कर पा रहा है, 14 को डिवाइड कर पा रहा है, यस। सो ये समटाइम्स ट्रू है, बिकॉज ये कुछ नंबर के लिए ही वेरीफाई होता है। यहाँ पे ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, समटाइम्स ट्रू। ये आपकी एनसीईआरटी के ही ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 6 से मूव होते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल दे आर। प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल के डायगोनल्स की? कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, नन ऑफ दीज, या परपेंडिकुलर। सो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। हमने उसको आपके डिडक्शन से भी देखा था, कारपेंटर की प्रॉब्लम से भी देखा था कि अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल भी 8 सेंटीमीटर का होगा। ये परपेंडिकुलर नहीं होते। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे बनने वाला। मैं आपको बताया था कि रेक्टेंगल डायगोनल्स जो होते हैं 90 डिग्री पे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन 7 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 7 है, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर। काइट के डायगोनल्स क्या होते हैं? सो काइट के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ ईच होते हैं। तो हमने सीखा था कि काइट के डायगोनल्स एक तो अनइक्वल होते हैं, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। काइट के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं एंड परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना, है मेन वर्ड है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर ऑलवेज अनइक्वल एंड परपेंडिकुलर। सो इक्वल तो होंगे नहीं, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्टर्स भी नहीं होते, हमने पढ़ा था ना कि वो एक ही एंगल को एक ही डायगोनल बाइसेक्ट कर पाता है, मतलब एक ही डायगोनल बाइसेक्ट कर पाता है आपका। तो बाइसेक्टर तो हम नहीं कह सकते पूरा से, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, बट ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे तो होते हैं डायगोनल काइट के डायगोनल्स, तो परपेंडिकुलर तो है, 90 डिग्री का एंगल हर जगह बन पा रहा है, ठीक है, विच शोज दैट दे आर परपेंडिकुलर। साथ में अनइक्वल वाला भी आ सकता है, तो अभी के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन 8 पे मूव होते हैं। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो कि काइट भी है एंड पैरेललोग्राम भी है? तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इस चीज़ के लिए ना आपको ना वेन डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, या आपको बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम मैंने सीखा था, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये सर्कल क्या है? पैरेललोग्राम है। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना होगा? रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रपेजियम भी गिवन है, सो सपोज ये ट्रपेजियम ही है, तो उसको मैं टी से शो कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने पैरेललोग्राम बनाया, उसके अंदर रेक्टेंगल है, इसको पी से शो कर रही हूँ पैरेललोग्राम को, इसको रेक्टेंगल से शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे काइट आ जाता है, तो काइट थोड़ा सा पार्ट रेक्टेंगल का ले लेता है, और इसी थोड़े से पार्ट वाले को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, वी नो दिस। इसको हम काइट को मैं किसे शो कर रही हूँ, एंड इसको हम रोम्बस कहते हैं। तो आपको वेन डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी बेस से हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट है, पैरेललोग्राम है। काइट और पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज ये भी याद होनी चाहिए। तो काइट और पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, ये वाला पोर्शन हमारा रोम्बस है, तो रोम्बस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, रोम्बस। तो सेक्शन बी पे मूव होते हैं। सेक्शन बी पे क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एनी ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज़ को लिखना है यहाँ पे। तो स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं कि उसके सभी साइड्स 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है, ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री। देखिए मैंने यहाँ पे
लिख दिया है कि ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री पर होते हैं। एंड दूसरा उन्होंने लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री ऑन इट्स एंगल, डायगोनल्स स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो दो प्रॉपर्टीज आप कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 पे मूव होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड व्हेन टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर जॉइंट, शो इट। सो जब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, जॉइन होते हैं, तो कौन सा आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो मैं पता जब आप कोई टू इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाओगे ना, लाइक टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपके दिमाग में आ सकता है कि तो पैराग्राम बन रहा है, बट यू नो दिस कि जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल की साइड 4 सेंटीमीटर ली, ठीक है, एक साइड मैंने 4 सेंटीमीटर ली, दैट मीन्स ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और उनका डायगोनल भी 4 सेंटीमीटर हुआ। हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो ये वाला जो डायगोनल होगा वो अनइक्वल हो सकता है इसके बराबर। लेकिन हमने नोटिस करा कि इसके चारों साइड्स तो इक्वल है ना, चारों साइड्स और एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप का इक्वल ट्रायंगल से ज्वाइन हो, तो कौन सा होता है, वो हमारा रोम्बस होता है। तो आप पहले रोम्बस देखेंगे एंड देन उसको कुछ इस टाइप में आप शो कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 11 है आपका क्रिप्थेरिमिन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो A1 + 1B इज इक्वल टू B0। तो यहाँ पे मतलब B की वैल्यू कुछ इस टाइप में होगी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो इजी होगा कि B की वैल्यू में यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे 0 आ रहा है। तो मतलब 1 में हम क्या ऐड करें जिससे 0 आता है, सिंपल 9 ऐड करते हैं, मतलब B की वैल्यू हमारी क्या है, 9 है, तो 0 आया, 1 कैरी हो जाता है, ठीक है। तो 1 यहाँ का 1 ऐड करेंगे, 2 हो गया, और B की वैल्यू हमने ली थी 9, B की वैल्यू में 9 ली थी ना यहाँ पे, तो 2 हो गया, 1 + 1 2 एंड 2। अब A की वैल्यू में कुछ इस टाइप में रखने की यहाँ पे 9 आ जाए, तो 2 + समथिंग क्या और 9 आ जाए, तो 7 होता है, मतलब A की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A की वैल्यू हमारी 7 है, B की वैल्यू हमारी 9 है, एंड इसी के थ्रू आप शो कर देंगे, लिख के 71 प्लस एंड यहाँ पे 1 + 9, तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप पे आप इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000। तो हमें 9 का मल्टीपल बताना है जो कि 6000 नंबर के क्लोजेस्ट हो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ आंसर। सो इसका आंसर आप कुछ इस टाइप में लिखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नंबर दे रखा है 6000, तो 6000 ने लिखा तो उसका क्या हो, मतलब 6 + 0 + 0 + 0 6 आ जाएगा, 9 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। सो 6000 के अंदर हम क्या नंबर ऐड करेंगे, तो मेक इट डिविजिबल बाय 9। उस नंबर को 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो 9 से डिविजिबल हो सके। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि हमें नियरेस्ट बताना है, तो ये तो नहीं होगा कि हम 6300 बोल देंगे, नहीं, बिकॉज नियरेस्ट होगा तो हम उससे क्या बोलेंगे, 6003, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो 6003 इज द क्लोजेस्ट नंबर टू 6000 विच इज डिविजिबल बाय 9। तो कुछ इस टाइप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेक्शन सी पे मूव होते हैं। सेक्शन सी है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एक्यूट एंगल्स होते हैं, ईच मेजरिंग 80 डिग्री। अच्छा 80 डिग्री है यहाँ पे, एक्यूट तो होगा नहीं बिकॉज 80 मतलब अच्छा एक्यूट ही होगा, यहाँ पे आप एक्यूट एंगल लिख देना। सो क्वाड्रिलेटर्स के अंदर एक्यूट एंगल्स हैं, 3 हैं वो एक्यूट एंगल, मतलब 3 एंगल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिनका एंगल 80 डिग्री है, मतलब 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है। तो हमें मेजर बताना है 4th एंगल का, तो उसे आप सेंटेंस वाइज आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर कुछ आप इस टाइप में लिखेंगे, 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री। जैसे भी गिवन है कि जो 3 एंगल है क्वाड्रिलेटरल के वो 80 डिग्री के हैं, तो 4th एंगल कैसे निकालेंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और 4th एंगल को मैंने x के थ्रू शो कर दिया। हमें पता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब सम ऑफ एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री। सो इनको हम ऐड करेंगे तीनों को, तो 240 डिग्री आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, x की वैल्यू 120 डिग्री, 4th एंगल की वैल्यू क्या आ गई फिर 120 डिग्री। तो आप कुछ इस टाइप में इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15 सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इट इज डिविजिबल बाय 6। तो ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, तो उसको हमें एक 6 डिजिट नंबर बताना है जो कि 15 से डिविजिबल हो, और जो 6 डिजिट नंबर फिर रिवर्स हो जाए तो वो 6 से डिविजिबल हो। तो उसका आंसर आपको लिख के दिखा देते हैं। इसका
कुछ आप इस टाइप में लिख सकते हैं, लाइक इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल 15, तो एक पहले आप लिखना कि अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो वो 3 और 5 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 3 और 5 का क्या है, HCF है 15 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम करेक्ट नंबर लिया, ये 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब इस डिजिट को पहले तो क्योंकि हमने पढ़ा कि 15 को डिविजिबल, 15 कोई नंबर 15 से डिविजिबल बनाने के लिए हमें 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ता है उस नंबर से लेके। सो पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं इसी में लेके, तो डिजिट्स और सम ऑफ डिजिट्स होता है 9 के जैसे होता है, तो आपका डिजिट सम करोगे इस डिजिट्स का तो 9 आएगा, मतलब डिविजिबल है 3 से। अब 5 का चेक करते हैं। सो यहाँ पे 5 आ गया, लास्ट में 5 डिजिट है, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर में आए तो लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 5 है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये डिविजिबल है 5 से, तो जब ये 3 और 5 से डिविजिबल है इसका मतलब 15 से भी डिविजिबल होगा। अब हमें क्योंकि रिवर्स करने का भी कहा था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, दिस आर रिवर्स्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स रिजर्व द सॉरी रिवर्स द डिजिट। अब हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 से स्टार्ट अब, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है 6 डिविजिबल है तो वो 2 3 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज HCF है 6 का। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हुए पता है कि अगर कोई लास्ट डिजिट इवन होती है, जैसे इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 का चेक करते हुए पता है सम ऑफ डिजिट्स करनी पड़ती है, जो पिछली बार भी 9 आया था। अगर कोई नंबर है आप उसका 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक आपको करना है। मान लो कोई नंबर है उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक हो पा रहा है 3 और 9 से, तो उस नंबर को आप रिवर्स कर दो जब भी डिविजिबल रहेगा। तो हमने रिवर्स करा जब भी 9 आ रहा है और ये डिविजिबल है 3 से, तो इसी से पता चलता है कि जो नंबर होगा हमारा 4005, जो भी हमारा डिजिट है ये वो होगा, ये 15 से डिविजिबल भी है, और जब इसको रिवर्स करेंगे ये 6 से भी डिविजिबल रहेगा। तो कुछ इस टाइप पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजिंग डायगोनल प्रॉपर्टी के थ्रू आपको एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमें एक रोम्बस बनाना है जिसका डायगोनल का लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे मिड पॉइंट आपने ढूंढना, मान लो ये 2.5 एंड ये 2.5 हो गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ पे आपने 4 सेंटीमीटर का खींचा, यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर मतलब लाइन खींच लें, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की आपको आर्क लगा देनी है, इसी को आपको ज्वाइन कर देना है। तो आपने इसको ज्वाइन करा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जब आप इसको मेजर करोगे तो मान लो अगर 3 सेंटीमीटर की ईच, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, एंड 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो अगर साइड आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब आप अपने आंसर शीट में ड्रॉ करेंगे तो आपका ईजी और बहुत नीट ड्रॉ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में मूव होते हैं। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर 34, व्हाट आर दीज नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आए जा रहा है सैम्पल पेपर से भी और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन तो आएगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर 34 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे तो हमें पता है। हम एज्यूम करते हैं, लेट्स टेक अ नंबर x, हमने x लिया, तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ 4 consecutive numbers क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कुछ क्या हो जाएंगे, तो x प्लस, क्योंकि सम कर रहे हैं उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, तो उसके अंदर एक ऐड करेंगे। मान लो जैसे मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, कैसे आया 2 + 1, फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव क्या होगा x + 2, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 कैसे आया 2 + 2, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा x + 3, बिकॉज हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर बताना है और इनका सम क्या आ रहा है 34 आ रहा है। तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, x + 2 + x + 3 = 34। तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, 4x से एक x, यहाँ पे 4x है, ठीक है, प्लस 1 + 2 + 3 6 = 34। तो 4x किसके बराबर हुआ, 34 - 6 विच इज 4x = 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 28 / 4 विच इज 7, मतलब x की वैल्यू तो हमारी आई 7। तो अब कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे 7 8 9 10, ठीक है। आर दी नंबर्स in which
देयर सम इज 34, इनका सम क्या है 34 है। तो कुछ इस टाइप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मूव करते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी है हमारा फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइड बाय 3। हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 3 से डिवाइड हो तो 2 रिमाइंडर आता है, और जब 4 से डिवाइड हो तो 2 रिमाइंडर आता है। राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स ऑल्सो। तो पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो पहले आप लिखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर ए नंबर, या आप चाहो तो पहला एक्सप्रेशन ही करके लिख लो। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें कहा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 2 रिमाइंडर आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3k+2। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन बना लेते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 2 का रिमाइंडर आता है इसमें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4m+2। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहा है हमें ऐसे नंबर बताने, तो हमने पहले तो एक्सप्रेशन लिख ली। अब आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं, लाइक के की वैल्यू अगर हमने ली 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 1+2, आई वैल्यू 5, तो पहला नंबर 5 हुआ। ऐसे अब आपने के की वैल्यू 2 ली, सो 3 × 2+2 आ जाएगा आपका 8। ऐसे आपने के की वैल्यू 3 ली, सो 3 × 3+2 वैल्यू आती है आपकी 11। तो कुछ इस टाइप में आप शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको शो करना है m का। तो m की वैल्यू अगर हमने 1 ली, सो 4 × 1+2, 4 × 1+2 6। हमने m की वैल्यू 2 ली, तो 4 × 2+2 10। ठीक है, ऐसे हमने m की वैल्यू 3 ली, सो 4 × 3+2 14। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर जो नंबर इससे डिविजिबल है वो 5, 8, 11 है, एंड जो नंबर 4 से डिविजिबल और रिमाइंडर 2 आता है वो नंबर 6, 10, 11 14 एंड एक्सेट्रा है। तो ये आप इस टाइप में आंसर लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ पेयर एंड रॉड्स आर 2 रेक्टेंगल्स, तो हमें फाइंड करना है तो एंगल IOD एंड एंगल PRO। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, बस इस पिक्चर को इन्वर्ट कर दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बताना है एंगल IOD, मतलब हम यहाँ पे O की वैल्यू निकालना है, जो कि हमें एज यूजुअल क्वेश्चन में पहले भी गिवन था। नया चीज़ है कि हमें यहाँ पे एंगल PRO निकालना है, बहुत ईजी से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एंगल IOD का देखते हैं। ठीक है, ईजी है बिकॉज आपने ये वाला करा भी है क्वेश्चन, अपने एनसीईआरटी में है, तो आपको ईजी रहेगा समझने में भी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे पहला रेक्टेंगल देखते हैं। तो पहला आप यहाँ पे लिखना एंगल ORI। जो हमारा एंगल ORI है, मतलब मैं कौन सा एंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे R बीच में है, मतलब R का एंगल क्या है 30 डिग्री दे रखा है हमें। ठीक है, R का एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे I की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल I की, मतलब एंगल OIR की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं कैसे, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। जो ईच एंगल होता है रेक्टेंगल का, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन भी है रेक्टेंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री का हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इस वाले एंगल में O की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एंगल ROI किसके बराबर होगा, मैंने यहाँ पे ले लिया x ले लिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो उसको हम लिखेंगे एंगल ORI प्लस एंगल OIR प्लस एंगल ROI इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। मैं यहीं पे लिख रही हूँ उसके नीचे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल का
सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप में लिख देना है। अब गिवन जो मैंने वैल्यूज दे रखी है, एंगल ओ आर आई की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप लिख देंगे 30 डिग्री प्लस एंगल ओ आई आर की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देंगे आप, प्लस यहाँ पे मैंने आर ओ आई की वैल्यू एक्स ले रखी है और यहाँ पे हमने आउटपुट 180 डिग्री दे रखा है, तो 120 डिग्री होगा ये, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ईजिली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, आ जाएगी वैल्यू एक्स की 60 डिग्री। मतलब अभी हमने जो वैल्यू निकाली है वो आधा निकाला है हमने, अभी यहाँ पे आर ओ आई की वैल्यू निकाली है, तो एंगल आर ओ आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल आर ओ आई प्लस वॉट। देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें कि ओ जो पूरा एंगल है ना ओ का, वो एक तो एंगल आर ओ आई प्लस एंगल आई ओ डी का बन के तो पूरा ओ बन रहा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ तो पहले इस वाले एंगल ओ, इस वाले पोर्शन ओ का जब हम प्लस करेंगे वैल्यू, और इस वाले पोर्शन का जब ओ का वैल्यू प्लस करेंगे तो पूरा 90 डिग्री बनेगा। वाई? बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल आई ओ डी। अब हमें वैसे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी है इसकी 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस हमें एंगल आई ओ डी की वैल्यू निकालनी है, 90 डिग्री आउटपुट आ रहा है। सो ईजिली क्या आ जाएगा एंगल आई ओ डी किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल आई ओ डी किसके बराबर हुआ 30 डिग्री के बराबर हुआ। तो कुछ इस टाइप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा लेंथी था एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका एंगल पी आर ओ निकालना है, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है आर का, तो ये भी इजली निकल जाएगा। इसके लिए आप लिखेंगे दैट एंगल ओ आर आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया एंगल पी आर ओ, हमने मान के चल लिया एक्स है। ठीक है, तो हमें पता है एंगल ओ आर आई प्लस एंगल पी आर ओ किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। वाई? बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री का एंगल का होता है। तो यहाँ पे ओ आई की एंगल ओ आर आई की हमें वैल्यू पता है 30 डिग्री है, प्लस हमें एंगल पी आर ओ की वैल्यू निकालनी है और आउटपुट 90 डिग्री का है। सो एंगल पी आर ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन से, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ गिवन है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करना है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल, वी नो दिस, एंड उसके डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल लेंथ में होते हैं, ये पता है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, थर्ड एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल हो गया, और वो स्पेशल टाइप का रोम्बस भी है बिकॉज स्क्वायर इज अ रोम्बस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बेस पर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल। हर एक रेक्टेंगल की मेजर क्या होता है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल का मेजर क्या होता है राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री लिख भी सकते हैं बिकॉज एक मार्क का तो एक वर्ड या आप आंसर लिख सकते हैं, या चाहो आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, आर द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ऑलवेज इक्वल। तो ऑलवेज इक्वल होते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट्स डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, तो सेकंड का आंसर हो गया एंड ये वाला फर्स्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो कि 2 मार्क्स का है। हमें बताना है कि अगर एक रेक्टेंगल की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, तो हमें पेरीमीटर और एरिया बताना है। तो हमें पता है इजली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमें क्या गिवन है इसमें 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, सो 2 ब्रैकेट 15 प्लस 8, आप हर सेंटीमीटर लिखना बिकॉज यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसको जब आप ऐड करोगे 23 सेंटीमीटर, मतलब 23 आ जाएगा। एज को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा बिकॉज हमारा पेरीमीटर है। तो यहाँ पे अभी के लिए जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या ये पेरीमीटर हमारी रेक्टेंगल की 46 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया भी निकालना है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इंटू साइड, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे 15 इंटू 8 क्या होता है हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये हमारा एरिया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, जो हमारा एरिया होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पेरीमीटर है 46 सेंटीमीटर एंड एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ में एक और में भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। और में क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हैज़ एरिया ऑफ 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका साइड बताना है, इजी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे आप 784 का एलसीएम लेंगे और हमें पता भी 784 किसका होता है, आपका 784 किसका स्क्वायर होता है 24 का होता है। तो यहाँ पे आप इजीली एलसीएम लिख के दिखा देंगे, लाइक एलसीएम ऑफ 784 इज, एलसीएम ऑफ 784 इज 24। तो साइड इजली क्या आ गई इसकी 24 सेंटीमीटर आ गई। तो कुछ इस टाइप पे आप इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, छोटा सा सोल्यूशन होगा इसका। 24 सेंटीमीटर्स की साइड हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप में हमारा एक रियल पेपर जो हमने देखा है सॉल्व करा है इसे। सो आई होप ये आपको ईजी रहा होगा, ईजी टू सॉल्व रहा होगा एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको किसी और चैप्टर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।